वर्णवादी ग्रंथ, वर्णवादी कहानियाँ सिलेबसों से गायब होने चाहिए यूनिवर्सिटियों से। हरियाणा के लोगों ने तो ऐसी किताबों की आग बना ली और उससे तम्बाकू भर के हुक्का पी गए। तो ये करने की जरूरत है। जिस किताब में मानव मानव में भेद बताया वो सारी किताबें अमानवीय है। ये बदमाशी के अड्डे हैं, लगातार आपको गुलाम बनाने के अड्डे हैं। ऐसे अड्डों से बचो और खुल के बोलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई आस्था वास्ता का कोई केस इसमें नहीं चल सकता। देश के करोड़ों लोगों को मरने के लिए कुंभ में इकट्ठा करते हैं। ये असंवैधानिक है, अमानवीय है, प्राकृतिक है और झूठे कथा कहानियाँ हैं। इनको आप आस्था के नाम पे ढो नहीं सकते। ये आस्था आस्था करके आप गुलामी की चादर कब तक ओढ़े रहेंगे। ये सारे के सारे उन कथा कहानियाँ, शंकराचार्य कोई भी हो, वो देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो संविधान के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। वो संविधान में दी हुई आज़ादी और संविधान की जो ड्यूटी है सबको साइंटिफिक टेम्पर का इंसान बनाना है, वो क्वेश्चन कर सके। आप इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आस्था है। ऐसी कोई आस्था देश में नहीं चल सकती। आस्थाओं के लिए 3 कंडीशन हैं। जो आस्था पे 3 कंडीशन पे खरी उतरती है उसको आप एब्सोल्यूट आस्था है, उसका अधिकार इस देश में, बाकी आस्था का अधिकार नहीं है। आस्था का अधिकार तब है आपको अगर ये आस्था देश के लोगों को की हेल्थ ना खराब करती हो। हेल्थ कौन सी? आपको बुखार थोड़ा चढ़ाना है। हेल्थ का मतलब है मानसिक हेल्थ। अगर आपको पंगु और नपुंसक बनाती है, मानसिक गुलाम बनाती है, आप बोलने से डरते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको डर लगता है, असंवैधानिक है। जो आस्था आपको ये कहती है कि यहाँ एक बूंद पड़ी थी अमृत की, साथियों कितना असंवैधानिक है, प्राकृतिक है, यूनिवर्स के खिलाफ है ये बातें कि सुर और असुरों की लड़ाई हुई। कौन असुर हैं? धरती पे कोई असुर नहीं है। सारे के सारे 800 करोड़ लोग एक जैसे हैं, सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा है। ये कौन नॉनसेंस बात फैला रहा आज तक? असुर और सुरों की लड़ाई हुई और उसमें कोई जीत गया और झगड़ा हुआ, 4 बूंद गिर गई और उस बूंद का पानी जहाँ गिरा बाकी धरती का क्या हुआ भाई? वो चारों बूंदे धरती इंडिया में गिरी। नॉनसेंस बातें करते हो, बकवास करते हो और अपने आप को शंकराचार्य और मंडेश्वर कहते हो, संत और बाबा कहते हो। लानत है। आज देश के लोगों को और खासतौर पर युवाओं को चैलेंज करना होगा इन फ्रॉड जो पोस्ट हैं। ये इस देश के लोगों को, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, एक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री किसी के बाप की और खैरात की पद का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री ऑफिस एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था पे कई बार गिरे हुए चरित्र के लोग भी जा ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग झूठे एफिडेविट देकर एमएलए एमपी बन ही चुके हैं इस देश के अंदर। तो सीएम, पीएम या डीएम, एसपी ये किसी के बापों की जागीर नहीं है, व्यवस्था के अंग हैं। ये ऑफिस हैं व्यवस्था के। उन ऑफिस को डेमोक्रेसी के तरीके से व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मानवीय व्यवस्था बनाने के चलाने के लिए ये चीज़ें हैं। और इनमें जो टांग अड़ाते हैं, आप लोग सोच रहे तो ये डीसी बन गया, ये एसपी है, ये सीएम है, पीएम है, और कैसे भिखारियों की तरफ चारों तरफ मंडराते रहते हो। आपकी व्यवस्था आपने खड़ी की है और आप ऐसे भूख, और ये इस देश के अलावा बाकी देशों में कमज़ोर हो गई है। दुनिया के गिरजाघर खाली पड़े, नीलाम हो रहे हैं और हमारे यहाँ मंदिर पे मंदिर बने जा रहे हैं, मस्जिदें बनी जा रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अगर पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया सृष्टि का मूल मंत्र एक है, तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ, ये क्या ड्रामेबाजी है? कौन है ये लोग? ये सौदागर हैं, व्यापारी लोग हैं, धंधा चला रहे हैं, कोई भी है। और साथियों, इस देश में वर्णवादियों के लिए शासन व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र नहीं चल रहा देश के अंदर। और आप लोग क्या किससे मांगते रहते हो? इतना नपुंसक बना दिया आप लोगों को और हमारे को कि हम सोचते हैं जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। दिस इज नॉनसेंस साथियों, अनसाइंटिफिक है। अस्तित्व में कोई ऐसी पावर नहीं है जो लोगों के साथ भेदभाव करती है। जो भी भेदभाव है मानव करता है, मानव द्वारा होता है, मानव के लिए करता है। अस्तित्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको दे देगा घर बैठे बैठे। आदमी को छोड़ के किसी को इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आदमी ही है जिसको समझ के करना होता, बाकी किसी को ना गॉड ढूंढने की जरूरत, ना मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत है। ये हमारी व्यवस्था है और हमें भाईचारा बढ़ाने के लिए, और देश के संविधान का एक ही मूल मंत्र है, आपका कानून, आपकी व्यवस्था, आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी, आपका कुछ भी अगर उससे भाईचारा, बंधुत्व अगर नहीं बढ़ता, तो यही एक मूल मंत्र आम आदमी पहचान सकता है कि देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, शासन चल रहा है। भाईचारा कम हो रहा है तो शासन चल रहा है। राजा बदमाशी कर सकता है, किसी एक के साथ प्यार और दूसरे के साथ दुलार अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए। घर का बाप, घर का दादा अपने बच्चों के साथ, माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेद कर ही नहीं सकता। वो व्यवस्था होती है, ये शासन व्यवस्था नहीं है। ये तानाशाही चल रही है देश के अंदर।
वर्णवादी ग्रंथ, वर्णवादी कहानियाँ सिलेबसों से गायब होने चाहिए यूनिवर्सिटियों से। हरियाणा के लोगों ने तो ऐसी किताबों की आग बना ली और उससे तम्बाकू भर के हुक्का पी गए। तो ये करने की जरूरत है। जिस किताब में मानव में भेद बताया वो सारी किताबें अमानवीय है। ये बदमाशी के अड्डे हैं, लगातार आपको गुलाम बनाने के अड्डे हैं। ऐसे अड्डों से बचो और खुल के बोलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई आस्था वास्ता का कोई केस इसमें नहीं चल सकता, क्योंकि 3 गारंटी: पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी क्या? जनता जब सारी की सारी उस बात को समझती है, जानती है सूरज इधर निकलता है और कोई कहे सूरज नहीं निकलता, धरती घूमती है, और मूर्खता इन्होंने की थी पादरी फादर लोगों ने, ठेकेदार थे जो ईसाई धर्म के, कि धरती नहीं घूमती, और गैलीलियो को सजा सुना दी, सजाए मौत। हमारे जैसे लोग थे कुछ साथी, कहा इन मूर्खों से कहाँ लड़ाई लड़ते हो, बचे रहे तो ज़्यादा काम कर पाओगे, नहीं तो सूली कितने लोग चढ़ गए यहाँ पर। तो उसने कहा भाई मेरी गलती होगी, तुम्हारी ग्रंथ ये जैसे भी बाइबल कहती है ऐसे हो रहा है, धरती नहीं घूम रही। क्या धरती घूमने से हटी? ना धरती घूमने से हटी, ना आज हटी, मगर उस फार्मूले को मानने से हमने कितने साइंटिफिक चीज़ें बनाई और कितनी तरक्की की। इसलिए साथियों, पब्लिक मोरालिटी ये है, जनता जिन चीज़ों को जानती है उसके खिलाफ अगर कोई सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रंथ, ये रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ होते सच्चाई पे आधारित, ये सांप्रदायिक ग्रंथ हैं, झूठे हैं, कथा कहानियों से बचो। इस देश में आज़ादी के बाद एक संविधान बना, संविधान के हिसाब से देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित होना जरूरी था। मानवीय व्यवस्था स्थापित होने के लिए संविधान है, न कि शासन स्थापित होने के लिए। आज जो भी सरकारें चल रही हैं, जिस तरह का एटीट्यूड है वो एटीट्यूड व्यवस्था का नहीं है, शासन मानसिकता का है। शासन मानसिकता राजशाही में होती है, तानाशाही में होती है, व्यक्तिवाद में होती है, डेमोक्रेसी में नहीं होती, और ना डेमोक्रेसी में चल सकती। मगर डेमोक्रेसी के नाम पे देश में शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था वो होती है जहाँ चुपचाप फैसले लिए जाते हैं, लोगों की भागीदारी नहीं की जाती, पार्लियामेंट से सस्पेंड किए जाते हैं एमपी, और पार्लियामेंट में आपके चुने हुए प्रतिनिधि भी गूंगे बन जाते हैं, मदारी के बंदर बन जाते हैं, बोल नहीं सकते, उसका नाम शासन व्यवस्था होता है। इसलिए डेमोक्रेसी के नाम पे शासन व्यवस्था चल रही है। लगातार देश के लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार का कोई भी काम है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी कानून है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला है, वो सबको एक दृष्टि से आपको देखना चाहिए, क्या इसमें शासन की बू आ रही है या लोकतंत्र की व्यवस्था, हमारी भागीदारी की कोई इसमें आ रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर राइट टू असेंबल, इकट्ठे होना सबका मौलिक अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर देश के किसान मजदूर, देश के लोग जो व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में बोलना चाहते हैं और शासन के खिलाफ बोलना चाहते हैं, उनके लिए लगातार धारा 44 और धारा 163 दिल्ली में भी लगाई गई, और किसानों को तो दिल्ली के आसपास आने नहीं दिया गया। मजदूरों की और दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं है कोई जंतर मंतर पे लंबे समय तक पूरा दिन कोई अपनी बात रख सके। और उसमें क्या है, परमिशन की जरूरत है। कौन है परमिशन देने वाले बदमाश? जिनका नाम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है हमारे कानून में। वो अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों बनाया था वो कानून? ताकि जब भी कोई बोलना शुरू करे, अपने गुलाम बंदर से उनको नकेल कसवा दी जाए और लोगों को बोलने नहीं दिया जाए, लोगों को इकट्ठे ना होने दिया जाए। ये कानून असंवैधानिक, उस संविधान के लोगों ने भी आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और धारा 44 से आज 163 के रूप में उसी को आज बरकरार है। ये शासन का षड्यंत्र है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। फ्यूचर में ये खत्म होनी होगी। राइट टू असेंबल में क्या होता है, व्यवस्था में क्या होता है? जब मुझे इकट्ठा होना है, हम लोगों को इकट्ठा होना, हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ताकि पुलिस की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से हो तो हो जाए। मगर उसमें ये नहीं है कि आप मना कर दोगे लोगों को इकट्ठा होने से। जहाँ लोगों को इकट्ठा होने से कि यहाँ कानून की व्यवस्था चरमरा जाएगी, जंतर मंतर पे भी आपको परमिशन नहीं मिलती। हाँ, आपने ये पीछे जो लिखा है दिल्ली में डोमिसाइल का, बिल्कुल, अरे दिल्ली में इतने सारे कानूनों को आपने ध्वस्त कर दिया। पूरे देश के लिए जब आपको बेनिफिट होता है वर्णवादी व्यवस्था को, वर्णवादी मानसिकता को, तो आप सारे कानून ध्वस्त कर देते हो। दिल्ली आपके हमारा ग्लोबल एक तरह से इंडिया का विलेज है, एक स्टेट ऐसा, यहाँ वो सारे के सारे धराशायी के पूरे देश के लोग, ओबीसी, एससी, एसटीओ की तो रिजर्वेशन ही नहीं यहाँ पर, जबकि एसटी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। अब उनकी रूटें वहाँ से कट गई हैं, यहाँ नौकरी करने के चक्कर में आए थे, यहाँ बस गए, तो उनकी जो भी हक बनता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो मिलना चाहिए। ये डोमिसाइल की नॉनसेंस जो सिचुएशन अभी चल रही है दिल्ली में, ये तुरंत खत्म होनी चाहिए साथियों। और मैं एक और बात आप करके, क्योंकि मैं फ़ोटो लगातार जब देखता हूँ, जब भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, और अभी मैं आदिवासियों के किसी प्रोग्राम में था मध्य प्रदेश में, तो वहाँ मैंने कहा, वो लोग बड़े खुश हुए इस बात से। मैंने कहा बात सुनो, नॉर्थ इंडिया का अगर सबसे बड़ा इसके खिलाफ लड़ने वाला
आदमी जो वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ, वो था छोटू राम, जो कंबाइंड पंजाब में एक मंत्री था। वो सीएम हो सकता था, मगर जानबूझ के उन्होंने ये, क्योंकि बहुसंख्या में मुसलमान लोग ज़्यादा थे, वो उनको खुद बनाना चाहते थे सीएम, मगर फिर भी उसके बावजूद मुसलमान सीएम थे। और उसके सीएम होते हुए गांधी और जवाहरलाल नेहरू को भी सिफारिश करनी पड़ी थी। किसने? जो पाकिस्तान का बंटवारा चाहता था। जिन्ना पंजाब में नहीं घुस सका, उसको घुसने नहीं दिया, वो समाज को तोड़ नहीं पाया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी को नहीं तोड़ पाया। सारा मजदूर, सारा किसान एक ही उसमें था। क्यों? क्योंकि सब सामने वाला अगर परिवार के मुखिया या परिवार के कुछ लोग ऐसे हों जो पूरे परिवार को बांध के रख सकते हैं, वही है व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था। और उसको भी अब लोगों में ये मत बना है, क्योंकि उनका शरीर नीला पड़ा हुआ था। जो उनके पास रहते थे, एक सरदार जी जो अब इंग्लैंड में बसते हैं, उनके फादर थे, उनके पास एम्प्लॉय थे। उन्होंने बताया था, बोले उस वक्त ना कम्युनिकेशन थे ना कुछ था। मेरे बाप ने बताया था कि छोटू राम का शरीर नीला पड़ा हुआ था, वो मरा नहीं था, जहर दे के मारा गया था। इसीलिए डिवीज़न के लिए क्या क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर। और सबसे ज़्यादा इस वर्णवादी व्यवस्था का, जब तक ये जो लोग थे ना, हिंदू महासभा सो कॉल्ड, 2-3 सीट पूरे कंबाइंड पंजाब, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का भी हिस्सा, आज का हरियाणा, आपकी दिल्ली और कुछ पश्चिमी यूपी का भी ये सब कंबाइंड पंजाब का हिस्सा था। इतना बड़ा एक देश था एक तरह से, और उसके अंदर डिवीज़न के लिए कोई आदमी मानसिक तौर से तैयार नहीं था साथियों। इसलिए मैं फ्यूचर में चाहता हूँ, और उसकी वजह से उन्होंने जितने टिल्ट खेती करने वाले लोग थे, सबसे ज़्यादा देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास अगर ज़मीन है, खेती करने वाले जमींदार हैं, तो वो J&K में है, जो उन्हीं के बनाए हुए कानून के आधार पर, उस कानून की वजह से उनको भी ज़मीन वहाँ मिली थी। आप लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए। और उसका बेनिफिट वर्णवादियों को भी मिला, ब्राह्मणों को भी मिला, बनियों को मिला। जो टिल्ट करता था, खेती करता था, उन सबको मालिकाना हक मिला था, ओनली ड्यू टू छोटू राम। तो छोटू राम जैसा वो भी एक ओबीसी का चेहरा है इस देश के अंदर, और उस ओबीसी का जो माइनॉरिटी के साथ हैं, जो डिविजिव फोर्सों के खिलाफ लड़े, और उस फोर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते जिनकी शहादत हुई, और समाज को पता ही नहीं था कि जहर दे के मारा गया है। आज जब उसके सबूत सामने आ रहे हैं, तो ये स्टोरी इस देश की है। देश में आदमी की पहचान नहीं हुई,